हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू इन 5th लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन शुरू किया था और डायमेंशनल एनालिसिस के 2 एप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक, इस लेक्चर में हम लोग थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक, आप क्लास के अंत में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और आज का DPP नंबर 2 डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ताकि इसे सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग DPPs को डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का क्लास। माय नेम इज़ प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज का थर्ड जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में थर्ड है यूज टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको ये मालूम हो कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आपसे ये कहा जाए कि फोर्स का वैल्यू किसी बॉडी के मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स उसके मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हम लोग इस मेथड के द्वारा बता सकते हैं। ठीक, जो आप फॉर्मूला जानते हैं कि F = ma होता है, तो ये F = ma फार्मूले को हम लोग डिराइव कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा, केवल इतना मालूम होने पर कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो हमें बस ये देखना है कि इतना मालूम होने से फोर्स और मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होना चाहिए। मास बाई फोर्स = मास बाई एक्सेलरेशन होना चाहिए, कि फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन होना चाहिए, कि फोर्स = ma² होना चाहिए। इनमें से क्या होना चाहिए ये हम लोग डिराइव कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। ठीक, सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, तो यही हमारा मेन आज का एप्लीकेशन है। ठीक, क्या लिखा मैंने, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन व्हाट, डिपेंडेंट क्वांटिटीज। डिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक, मैं क्या लिख रहा हूं देखिए थोड़ा सा। इफ इट इज नोन दैट द क्वांटिटी ए, कोई क्वांटिटी का नाम ले लिया मैंने A, द क्वांटिटी A, एक मिनट, वो बच्चे हल्ला कर रहे थे बगल में। इफ इट इज नोन दैट द क्वांटिटी A डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटीज B and C, then we can establish a relation between A, B and C by this method, इस मेथड से हम लोग A, B और C के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये रिलेशन किस तरीके से एस्टेब्लिश होगा, चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। एक कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाना चाहता हूं। क्लियर है, चलिए नोट कर लिए। देखिए, सपोज करो आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन में कि फोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास पर और एक्सेलरेशन पर। सो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों, अगर ये दिया है कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है तो कितने पावर पर डिपेंड करता है हमको ये नहीं मालूम है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि फोर्स जो है मास के A पावर पर डिपेंड करता है। ठीक, मास के A पावर पर डिपेंड करता है। फोर्स
एक्सेलरेशन के ए ना लीजिए, इसको एक्स ले लीजिए, एक्स पावर पर, और एक्सेलरेशन के वाई पावर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, डिपेंड करने का मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स मास के एक्स पावर के प्रोपोर्शनल है, मतलब तो यही हुआ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर एक्स एंड फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन टू द पावर वाई। दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर एक्स इंटू एक्सेलरेशन टू द पावर वाई इम्प्लॉइज दैट एफ इक्वल टू, अगर हम चाहें तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा कि बच्चों ये दोनों ही क्वांटिटी मिलकर के फोर्स को बनाने वाली हैं, तो इन दोनों का डायमेंशन फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लेंगे उस कांस्टेंट का अपना कोई डायमेंशन नहीं होगा, वो प्योर नंबर होगा। ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। तो m इन पावर x इंटू ए पावर y, यहाँ याद रहे कि k क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना दिया हमने। ठीक, अब क्या करिए, दोनों साइड के आप डायमेंशंस नोट डाउन करिए। ठीक, जब दोनों साइड के डायमेंशन लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या बनेगा, mlt माइनस 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन जब लिखेंगे तो k तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होगा। m पावर x, दिस इज द मास पावर x इंटू x। एक्सेलरेशन पावर y, एक्सेलरेशन का होता है lt माइनस 2 पावर y implies that this is mlt power minus 2 equal to mass power x, length power y and t power minus 2y, प्रोडक्ट होगा ना। अब देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसके लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में जितने भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशन सेम होंगे। डायमेंशंस क्या है भाई, पावर्स होते हैं, तो पावर सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ m का पावर 1 है, यहाँ m का पावर x है, तो x किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, तो x इक्वल टू 1। दूसरा y, l पावर y है, यहाँ l पावर 1 है, तो ये 1 है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1 हो गया। आप चाहे तो यहाँ से भी ले लें, टाइम पावर माइनस 2 है और यहाँ टाइम पावर माइनस 2y है, दोनों को बराबर दिखा लीजिए, तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2y। तो यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। क्लियर। अब x और y की वैल्यू ले चल के इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम 1 क्या मिला भाई, f इक्वल टू k इंटू m पावर 1, m पावर x और x की वैल्यू 1 है, इंटू एक्सेलरेशन पावर y की पावर वैल्यू भी 1 है, इम्प्लॉइज f की वैल्यू कितनी आ गई, k इंटू एम ए। अब बच्चों आपको मिला फोर्स इक्वल टू k इंटू एम ए, यानी फोर्स मास के 1 पावर पर और एक्सेलरेशन के 1 पावर पर डिपेंड करेगा। अब k की वैल्यू कितनी होगी, ये डायमेंशनल मेथड के द्वारा नहीं निकाला जा सकता, ये डायमेंशनल एनालिसिस की वीकनेस है। ठीक, तो आप चाहें तो छोड़ दीजिए यहीं पर कि f इक्वल टू k एम ए वेयर k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, या फिर अगर आपको फॉर्मूला मालूम है कि f इक्वल टू एम ए होता है, इसका मतलब k कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यहाँ लिख दीजिए एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 1, एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 1, हैंस f इक्वल टू एम ए। हो गया क्लियर, सॉल्व हो गया, आपको ये समझ में आया पूरा। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्या करना होता है, सीधी सी बात याद रखिए, f अगर m और a पर डिपेंड कर रहा है तो मान लिया कि उसके x पावर और इसके y पावर पर डिपेंड कर रहा है, फिर प्रोपोर्शनल साइन बनाएंगे, दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, फिर एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट लेते हुए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, दोनों साइड का डायमेंशन नोट डाउन करेंगे और फिर पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। पावर्स को कंपेयर करने से आपको अननोन जो पावर्स आपने एज्यूम किया उनकी वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और भी करके हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम
टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन length of pendulum, length of pendulum L, mass of the bob M, and gravitational acceleration G. Then find the formula for the time period of simple pendulum. Time period T of simple pendulum. बच्चों ये क्वेश्चन मैं समझाता हूं आप सबको। क्या कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम कैसा होता है? ऐसा तो होता है ना, ये सिंपल पेंडुलम होता है और ऐसे ऑसिलेट करता है। कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है टी की वैल्यू वो डिपेंड कर रही है किन किन चीज़ों पे? इसके लेंथ एल पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है, और ये टाइम पीरियड इस बॉब के मास पर डिपेंड कर रहा है, और ये टाइम पीरियड इस जगह के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, बट हमें क्या नहीं दिया गया है? हमें ये नहीं दिया गया है कि टाइम पीरियड लेंथ के कितने पावर पर, मास के कितने पावर पर और जी के कितने पावर पर डिपेंड कर रहा है। मैंने क्या कहा था आपको? कोई भी पावर अपने मन से एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पावर x, यहाँ पावर y, यहाँ पावर z ले लीजिए। मैंने मान लिया कि t लेंथ के x पावर पर, मास के y पावर पर और g के z पावर पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू, अब मैं तीनों को एक साथ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेंथ पावर x इंटू मास पावर y इंटू g पावर z। दैट इम्प्लॉइज t इक्वल टू लेंगे तो एक डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट लेते हैं, दैट इज k L पावर x इंटू m पावर y इंटू g पावर z। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और मैंने बता दिया कि k क्या है? इट्स ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए अब मैं दोनों साइड का डायमेंशन नोट डाउन करूंगा। जब दोनों साइड के डायमेंशन नोट करोगे आप तो t का डायमेंशन कितना आता है? टाइम पीरियड का डायमेंशन t आएगा। ये डायमेंशन लेस है, कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा। L, दिस इज लेंथ, लेंथ का पावर x, L पावर x इंटू दिस इज मास, मास पावर y। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन LT माइनस 2, एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 टू द पावर z है ना, ये z है। चलिए फिर क्या करेंगे? अब हम दोनों साइड का मास को, लेंथ को और टाइम को एक साथ करके पावर्स को कंपेयर करेंगे। इधर में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में केवल टाइम है, मास लेंथ नहीं है। तो आप चाहें तो इसको लिख दीजिए मास पावर 0 और लेंथ पावर 0, और टाइम का पावर कितना है? यहाँ 1 है। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मास का पावर देखिए, मास पावर y है इंटू यहाँ लेंथ पावर x है और लेंथ पावर z है। दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाते हैं ना। तो लेंथ पावर x प्लस वाई, x प्लस वाई, और टाइम पावर माइनस 2z आएगा, टाइम पावर माइनस 2z, सॉरी माइनस 2z। क्लियर? फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पावर्स को कंपेयर करेंगे। अगला स्टेप यही होता है। y की वैल्यू 0 हो गई, x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू भी 0 हो गई, और माइनस 2z का वैल्यू 1 हो गया। तो बच्चों यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी? z इक्वल टू आ गया माइनस 1/2। इसको ले चल करके, अच्छा हाँ एक बात और ध्यान दीजिए, y की वैल्यू 0 है। इसको जब y इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो भी 0 आ गई।
कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई। चेक करिए। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, जब x तो 0 नहीं आना चाहिए। चेक करते हैं, चलिए देखिए। टाइम पीरियड इक्वल टू दिस मच, लेंथ पावर x, मास पावर y और g पावर z। एक बार तीनों को फिर यहाँ कंबाइन किया, x, y और z ले लिया। टाइम पीरियड का t हो गया, यहाँ पर x, y और z हो गया। टाइम पीरियड का t हो गया, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया, l पावर x। लेंथ का l है, पावर x। दिस इज मास ऑफ द पावर y। दिस इज, हाँ, लेंथ पावर यहाँ z है, लेंथ पावर z, और यहाँ लेंथ पावर x है। तो दिस इज x प्लस z बच्चों, ये गलत हो रहा था, x प्लस z। दिस इज x प्लस z। अब यहाँ ध्यान में दीजिए, x प्लस z की वैल्यू कितनी है, -1/2। यहाँ -1/2 रखेंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1/2। डायरेक्टली कर लीजिए, y इक्वल टू आ गया 1/2। तो देखिए बच्चों, हमको वैल्यू आ गया, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1/2, z का वैल्यू -1/2। पुट करते हैं चल के इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा, t इक्वल टू k इंटू लेंथ टू पावर x, लेंथ टू द पावर x की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। मास टू द पावर y, y का वैल्यू 0 है, और g टू द पावर z, z की वैल्यू -1/2 है। बच्चों एक बात क्लियर है, मास का पावर 0 आने का मतलब ये टाइम पीरियड मास ऑफ द बॉब पर डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये टर्म यहाँ से हट जाएगा। सो दिस इज t इक्वल टू k इंटू l पावर 1/2, l पावर 1/2, ये है g पावर -1/2, इसको नीचे ले जाएंगे तो g पावर 1/2 बनेगा। ठीक, इक्वल टू क्या आ गया, k इंटू, ये एक साथ रूट ले लो इसको, रूट ओवर l/g। देखिए बच्चों, आपने फाइनली सॉल्व किया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, t इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, t इक्वल्स टू k इंटू रूट ओवर l/g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें मिल गया। क्लियर है? एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट आया है k। इस कांस्टेंट k की वैल्यू हम डायमेंशनल मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, ये याद रखिएगा। दिस इज द वीकनेस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आप इसका वैल्यू जानते हैं तो आप अगला लिख सकते हैं, बाय द एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू होती है 2 पाई, फॉर्मूला आता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l/g। अदरवाइज अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला दिया है जिसका इस कांस्टेंट k का वैल्यू आप नहीं जानते हैं, तो बस आप अपना यहीं पर ले जाकर के छोड़ दीजिए, t इक्वल टू k रूट ओवर l/g। बच्चों इस तरीके से डिराइवेशन करते हैं। अब आपके सामने कोई भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट या बहुत बड़ी चीज़ नहीं छुपी हुई है कि आपको दिक्कत होगी। कोई भी क्वेश्चन आया आपके सामने जिसका नाम आपने सुना भी हो या नहीं भी सुना हो, डायमेंशन तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, डायमेंशन मेथड अप्लाई करिए और उसको सॉल्व करिए, यू विल गेट द गुड करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं। ये तीसरा एप्लीकेशन भी यहाँ आकर के ख़त्म होता है। एक छोटा सा इससे रिलेटेड एक और भी प्रॉब्लम मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, और ताकि उस टाइप के क्वेश्चंस भी नीट में पूछे जाते हैं, आप इजीली उसे कर सकें। चलिए मैं एक और एग्जांपल करा देता हूँ। सो क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, कहता है कि इफ फोर्स F, एनर्जी E and velocity V are considered fundamental, then find the dimension of mass
फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। कह रहे कि अगर फोर्स को, एनर्जी को और वेलोसिटी को फंडामेंटल माना जाए तो मास का डायमेंशन क्या आएगा, यानी मास का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी। मैंने आपको पहले लेक्चर में ही सिखाया था कि आप मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल मानते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में ये तीनों बनते हैं डिराइव्ड। अब इन तीनों को सेटअप फंडामेंटल मान लिया जाए तो मास, लेंथ और टाइम वो तीनों बनेंगे डिराइव्ड। ठीक है, तो इन्हें फंडामेंटल माना गया है तो मास का डायमेंशन क्या होगा, इनके टर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंपल है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहां पर एज्यूम कर लो कि जो मास है फोर्स पर, एनर्जी पर और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। पावर ले लो x, y और z, सेम वही तरीका अप्लाई करिए। m प्रोपोर्शनल टू फोर्स पावर x, एनर्जी पावर y, वेलोसिटी पावर z। क्लियर है? नाउ m इक्वल टू ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट f to the power x, e to the power y and v to the power z, इक्वेशन नंबर 1। दोनों साइड का डायमेंशन लिखा जाए, इधर मास का डायमेंशन आएगा m, इधर k डायमेंशन लेस है, f फोर्स है तो mlt-2 पावर x इंटू एनर्जी पावर y, एनर्जी का होता है ml²t-2 पावर y इंटू वेलोसिटी स्क्वायर क्या बनेगा lt-1 पावर z। अब मास, लेंथ और टाइम को एक साथ कर लीजिए पहले। चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में केवल मास है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मास पावर 1, लेंथ पावर 0 और टाइम पावर 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में मास पावर x, मास पावर y 2 है तो मास पावर x प्लस y। लेंथ पावर चेक करिए, लेंथ पावर x, लेंथ पावर 2y, लेंथ पावर z तो x प्लस 2y प्लस z इंटू टाइम पावर -2x माइनस 2y माइनस z। मैं बच्चों थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, आप समझिएगा। टाइम पावर -2x माइनस 2y माइनस z, ये बन गए। अब क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से दोनों साइड को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करिए, x प्लस वाई के जगह पे क्या आएगा 1, x प्लस वाई इक्वल टू आया 1। यहाँ देखिए ये वाला इक्वल टू 0 बनेगा, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0। देखिए बच्चों यहाँ पर x प्लस 2y को लिख सकते हो x प्लस y प्लस z, तो वो वाला टर्म x प्लस y वाला वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, y प्लस z इक्वल टू -1। देखो एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना। अब आगे देखिए, -2x माइनस 2y माइनस z, -2x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू क्या बना 0। अब यहाँ बच्चों इन दोनों में आप कॉमन कर लीजिए -2, तो ये -2 जब कॉमन करोगे तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू 0। x प्लस वाई कितना होगा बच्चों, x प्लस वाई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 1 निकाल चुके हैं। चलिए यहाँ देखिए पुट करा जाए, दूसरा कलर ले लूँ मैं, तो कितना बनेगा, आए -2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 माइनस जेड इक्वल टू 0। जेड उधर जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो जेड की वैल्यू आ गई -2, जेड की वैल्यू आ गई -2। जेड की वैल्यू यहाँ रखिए -2, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो +2 -1, वाई की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई +2 -1 यानी 1 आ गई। आप एक बार अच्छे से करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वो जेड आ गया, वाई आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आएगा भाई, एक्स का वैल्यू
y की जगह 1 रखेंगे तो 1 1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 0। ये आपको तीनों पावर्स की वैल्यूज आ गई। अब चलिए मैं करके दिखा रहा हूं इसका डायमेंशन। चलिए बच्चों, क्या बन गया, मास को अब क्या लिखा जाए, ये वाला इक्वेशन से ध्यान दीजिए। मास विल बी इक्वल टू k इंटू फोर्स पावर x। फोर्स पावर x का वैल्यू क्या है भाई, 0, इंटू एनर्जी पावर y का वैल्यू क्या है भाई, 1, एनर्जी पावर 1, इंटू वेलोसिटी पावर z की वैल्यू क्या है, -2। इम्प्लॉइज, अगर दोनों साइड को हम डायमेंशन की बात करें तो ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, डायमेंशन लिखते समय ये लिखते नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ मास इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स पावर 0 e पावर 1 इंटू वी पावर -2, ये आ गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी। ठीक, अभी एक बात और भी समझना है बच्चों, ये किस तरीके से सॉल्व हुआ ये आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं एक दूसरी बात बता रहा हूं, जब भी ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है तो वहां पे 4 ऑप्शन दिया जाता है, A B C D करके, और उसका जो डायमेंशन लिखा जाएगा 4 ऑप्शंस दिए होंगे, कहीं ऐसा दिएगा F पावर 0, E V पावर V पावर -1 दे दिया, F पावर 0 E V पावर -2 दे दिया, F E V दे दिया, है ना, आपको दे दिया F स्क्वायर E V पावर 0, ऐसा कुछ करके दे दिया। ठीक, कह रहे कि इनमें से कौन सा मास का डायमेंशन बनेगा। सिंपल है, आप इन सबको ब्रेक कर दीजिए, किसमें, MLT में, सबको MLT में ब्रेक करिए, इसको सॉल्व करिए कि किसका डायमेंशन m के बराबर आता है फाइनली। ठीक, यानी इधर से आप मास पे पहुंचे या उधर से आप ऐसे पहुंचे, तो जब आप इस डेरिवेशन वाले मेथड से करते हो ना तो काफ़ी लंबा हो जाता है। आप डायरेक्टली यहाँ चेक कर लीजिए चारों में कि किसका डायमेंशन मास के बराबर आएगा सॉल्व करने पर, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैं देखिए एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, कुछ दिन बाद आपके साथ हो जाएगा, आपको याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। जैसे आपको एनर्जी और वेलोसिटी और फोर्स के टर्म में लिखना था, किसका डायमेंशन, मास का। देखिए मैंने क्या किया, आप पढ़े हैं फार्मूला E इक्वल टू mc², इम्प्लॉइज मास बराबर हो जाएगा E/c², या चाहे कहें तो इसी को E/v², ये वेलोसिटी है ना, तो मास बराबर E/v² आ गया, यानी m बराबर आ गया EV पावर -2 आ गया। देखिए EV पावर -2, फोर्स पावर 0 आएगा, तो यहाँ फोर्स पावर 0 लिख दीजिए। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले मालूम है तो। क्लियर है बच्चों, चलिए यहाँ हम कंप्लीट करते हैं थर्ड एप्लीकेशन। अब ढेर सारे क्वेश्चन है इस टाइप के, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, टाइम वेस्ट होगा आपका इसमें झूठ मूठ का। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप खुद से किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों क्या कह रहा है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक, या इसके वीकनेसेस क्या क्या हैं, ठीक है। सुनिए, पहला नंबर में लिखता हूं, इट कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। आपको याद होगा कि जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ रहे थे उनकी ये वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर पाता। एक सबसे बड़ी वीकनेस ये है, पहली वीकनेस। दूसरा वीकनेस, इट कैन नॉट डिराइव additive टाइप इक्वेशंस। ऑडिटिव टाइप इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, लाइक
आपको दिया है s इक्वल टू यू टी। देखो s इक्वल टू यू टी आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये डिराइव नहीं होगा। देखिए s इक्वल टू यू टी डिराइव हो जाएगा, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव हो जाएगा, लेकिन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये डिराइव नहीं हो सकता इस मेथड के द्वारा। क्यों भाई? क्योंकि जब भी आप आपको याद होगा कि डिराइव करते समय एक स्टेप आता है जहाँ पर दोनों साइड का डायमेंशन लिखते हैं। जब यहाँ दोनों साइड का डायमेंशन लिखोगे तो उस वक्त ये प्लस वाला साइन गायब होकर के दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस बन जाता है, ठीक? तो इसलिए वो प्लस का सिंबल नहीं आ पाएगा डिराइवेशन करने समय। क्लियर है? तीसरी बात, इट कैन नॉट डिराइव equations containing logarithmic comma trigonometric and एक्सपोनेंशियल टर्म्स। याद करो, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, क्या कहा मैंने? लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल टर्म्स जहां भी आएंगे उन इक्वेशंस को इस मेथड के द्वारा आप डिराइव नहीं कर सकते। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ इंटू डी डिराइव हो जाएगा, लेकिन एफ डी कॉस थीटा डिराइव नहीं होगा। वही बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप डिराइवेशन करते समय दोनों साइड का डायमेंशन लिखते हैं, उस समय कॉस थीटा वहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। ये प्रॉब्लम, जैसे आपको फॉर्मूला दे दी जाए n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, इसको डिराइव करिए, यू कैन नॉट डिराइव इट, एक्सपोनेंशियल टर्म है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है ना? तीसरा। चौथा बात मैं बता रहा हूँ, इट कैन नॉट डिराइव, it cannot derive the equations containing two or more terms of same dimension, दिख रहा है ना बच्चों? क्या कह रहा है? इट कैन नॉट डिराइव द इक्वेशंस कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स ऑफ सेम डायमेंशन। ऐसे इक्वेशंस को ये डिराइव नहीं कर सकता जिन इक्वेशंस में दो या दो से ज़्यादा ऐसे टर्म्स हैं जिनका डायमेंशन सेम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया जाए कोई एक, आप इसको नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए, मैं मुझे मिटाना है ताकि मैं अगला लाइन नोट कर सकूं। चलिए देखिए, लाइक मैं एग्जांपल दे दूं बच्चों, कौन सा? एक फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस इक्वल टू mg/L अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल l। देखिए आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तीन ऐसे टर्म हैं, कैपिटल L, स्मॉल l और r। ये एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड है, ये इलोंगेशन इन लेंथ ऑफ रॉड है, ये भी एक टाइप का लेंथ, ये भी एक टाइप का लेंथ, और ये रेडियस है, रेडियस ऑफ रॉड, तो ये रेडियस भी एक टाइप का लेंथ है। ये तीनों सेम डायमेंशन वाले टर्म्स हैं, सेम डायमेंशन वाले टर्म्स हैं। तो इस तरीके के इक्वेशंस को आप डिराइव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डिराइव कर सकते हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप अज्यूम करोगे y प्रोपोर्शनल टू, देखिए y प्रोपोर्शनल टू मास पावर x, g पावर y, कैपिटल L पावर z, r पावर p, l पावर q। देखिए दोनों साइड का जब देख रहे हैं आप, पावर से अज्यूम किए हैं, तो x, y, z, p, q कितने टर्म्स आए? 5 टर्म्स आए, 5 टर्म्स। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जब डायमेंशन लिखेंगे आप, तो ये y को
जो डायमेंशन होता है ये यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है ml-1 T-2। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म आ रहे हैं? 3 टर्म आ रहे हैं, 1 2 3। और राइट हैंड साइड में अननोन क्वांटिटीज कितनी हैं जिनको आपने एज्यूम किया है? x y z p q, 5 क्वांटिटी हैं। इधर में 5 क्वांटिटीज हैं अननोन और इधर में सिर्फ 3 है। जब कंपेयर करोगे तो इक्वेशन कितने बनेंगे? सिर्फ 3 इक्वेशंस बनेंगे। और अननोन नंबर्स कितने हैं? 5 है। तो आप इक्वेशंस को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, और जब सॉल्व ही नहीं होगा तो ये वाला फॉर्मूला डिराइव ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रही है हमारी बात? चलिए, अगर समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला। ठीक है, अगला भी अप्रॉक्सीमेटली इसी का जैसा है। हम कह सकते हैं यहां से कौन सा? 5वां नंबर है ना, 5वां। इट कैन नॉट डिराइव द इक्वेशन, it cannot derive the equation where equations obtained are less than डिपेंडेंट क्वांटिटीज। अगर ऑब्टेन्ड इक्वेशंस डिपेंडेंट क्वांटिटीज से कम है तो उस इक्वेशंस को भी आप डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये भी उसी टाइप का था। देखिए यहां पर जो इक्वेशन मिलेंगे आपको 3 मिलेंगे। कितने इक्वेशन मिलेंगे? 3। और डिपेंडेंट क्वांटिटीज कितने हैं? 5। तो ये डिराइव नहीं हो पाया। उसी तरीके से, हालांकि एक मैं कौन सा वाला केस लिया था, यहाँ पर ऐसा केस लिया था जहाँ पर जो 2 या 3 ऐसे टर्म हैं जिनका डायमेंशन सेम था। अगला एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सेम डायमेंशन वाले नहीं होंगे लेकिन वहाँ इक्वेशन कम मिलेगा और डिपेंडेंट क्वांटिटीज ज़्यादा होंगे। लाइक एक फॉर्मूला होता है T = 2 पाई रूट ओवर I बाई mgl। बच्चों T लेफ्ट हैंड साइड में जो T है वो टाइम पीरियड है, राइट हैंड साइड में I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, l लेंथ है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू इधर कितने क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है? I पर, m पर, g पर, l पर। कितने हो गए? 1 2 3 4 4 है इधर। तो जब आप डिराइव करना चाहेंगे आप तो इसका पावर a, इसका पावर b, इसका पावर c, इसका पावर d, 4 पावर लेने पड़ेंगे, a b c d लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में टाइम का जो डायमेंशन होता है वो m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। दोनों साइड को कंपेयर करोगे। अच्छा, इधर भी जब डायमेंशन लिखोगे तो केवल m l t ही आएगा। देखो ये m से बना है, ये l t से बना है, ये l से बना है, ये m l से बना है, तो ये इधर भी m l t ही आएगा। तो जब कंपेयर करोगे ना तो केवल इक्वेशंस कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, क्योंकि इधर mlt है, इधर भी mlt ही है। आप अगर चाहें किसी और का, जैसे करंट का लिखना चाहें तो इधर भी करंट नहीं आया है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इधर भी करंट पावर 0 होगा, उधर भी करंट पावर 0 होगा। फाइनली इक्वेशंस आपको सिर्फ 3 ही मिलने वाले हैं। तो इक्वेशंस मिलेंगे 3 और राइट हैंड साइड में अननोन नंबर्स हैं 4, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देन यू कैन नॉट डिराइव दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका लिमिटेशंस हो गए। 5 लिमिटेशंस मैंने लिख दिया आपको। अब बच्चों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने हर एक छोटी छोटी बातों को बता दिया है, चाहे मेंस लेवल हो, एडवांस लेवल हो, चाहे जिस भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट क्लास में हमने एक डीपीपी आपको दिया था, आप डीपीपी सॉल्व कर चुके होंगे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में भी आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक डीपीपी दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड करिए, उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में, अच्छा इसी में कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीपीपी को सॉल्यूशन का एक वीडियो आपको दे दूंगा मैं। तो चलिए, तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। अगले क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।